हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। परिवार की जिम्मेदारी नैना के कंधों पर आ पड़ी तो उसने अमर को सलाह दी कि वो उसे भूल जाए। अपना घर न बसाकर उसने छोटे भाई व बहन को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियां की, माँ का पूरा ख्याल रखा। इसी बीच काम की थकान उतारने को वो एकांतवास में चली गई तो उसने महसूस किया कि उसका पुनर्जन्म हो रहा है। आपको मालूम है माँ, दीदी का प्रमोशन के बाद भी जन कल्याण मंत्रालय से स्थानांतरण क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि दीदी को व्यक्ति की पहचान है। वे बड़ी आसानी से पहचान लेती हैं कि किस समाज सेवी संस्था के लोग समाज का भला करने वाले हैं और कौन अपना। फिर आप लोग इतनी पारखी नजर वाली दीदी की जिंदगी का फैसला बगैर उन्हें भावी वर्ष से मिलवाए खुद कैसे कर सकती हैं? श्रुति ने तल्ख स्वर से पूछा। पहले दीदी के अनुरूप सुव्यवस्थित दो लोगों को आपने इसलिए नकार दिया कि वे दुहाजू हैं, और अब जब एक कुंवारा मिल रहा है तो आप इसलिए मना कर रही हैं कि उसमें जरूर कुछ कमी होगी जो अब तक कुंवारा है। आखिर आप चाहती क्या है? नैना की भलाई और क्या? माँ भी चिढ़े स्वर में बोली। मगर एक कैसी भलाई है माँ कि बस वर्ग का विवरण देखते ही आप और अजय भैया ऐलान कर दें कि यह नैना के उपयुक्त नहीं है। आपने हर तरह से उपयुक्त उस कुंवारे आदमी के बारे में यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि उसकी अब तक शादी न करने की क्या वजह है। शादी के बाद यह कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी है माँ? अजय ने व्यंग से पूछा। कम तो खैर मैं कभी भी नहीं बोलती थी भैया, बस शादी के बाद सही बोलने की हिम्मत आ गई है। श्रुति व्यंग से मुस्कुराई। बोलने की हिम्मत आई है, सोचने की नहीं, अजय ने कटाक्ष किया। सीधी सी बात है, 35 साल तक कुंवारा रहने वाला आदमी दिल जला होगा, फिर तो वह दीदी के लिए सर्वथा उपयुक्त है। श्रुति ने बात काटी, क्योंकि दीदी भी अपने बैचमेट अमर के साथ दिल जला कर मसूरी की सर्द वादियों में अपने प्रणय की आग लगा चुकी हैं। तुम तो शादी के बाद बेशर्म भी हो गई हो श्रुति। कैसे अपने परिवार और कैरियर के प्रति जिम्मेदारी निभाने वाली दीदी पर इतना घिनौना आरोप लगा रही हो? अजय की पत्नी राशि ने पूछा। यह आरोप नहीं, हकीकत है भाभी। दीदी की सगाई उनके बैचमेट अमर से होने वाली थी, लेकिन उससे एक सप्ताह पहले ही पापा को हार्ट अटैक पड़ गया। पापा जब आईसीयू में थे तो मैंने दीदी को फोन पर कहते सुना था, पापा अगर बच भी गए तो सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे, इसलिए बड़ी और कमाऊ होने के नाते परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरी है। सो जब तक अजय IAS प्रतियोगिता में उत्तीर्ण ना हो जाए और श्रुति डॉक्टर ना बन जाए, मैं शादी नहीं कर सकती। अमर, इस सब में कई साल लग जाएंगे, सो बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल ही जाओ। उसके बाद दीदी ने दृढ़ता से शादी करने से मना कर दिया। रिश्तेदारों ने भी उनका साथ दिया, क्योंकि अपाहिज पापा की तीमारदारी का खर्च तो उनके परिवार का कमाऊ सदस्य ही उठा सकता था, और वो सिर्फ दीदी थी। पापा ने अंतिम सांस लेने से पहले दीदी से वचन लिया था कि अजय भैया और मेरे व्यवस्थित होने के बाद वे अपनी शादी के लिए मना नहीं करेंगी। आपको पता ही है कि मैंने WHO की स्कॉलरशिप छोड़कर अरुण से शादी क्यों की? ताकि दीदी पापा की अंतिम इच्छा पूरी कर सकें। हमारे लिए उसके पापा की अंतिम इच्छा से बढ़कर नैना की अपनी इच्छा और भलाई जरूरी है। माँ ने तटस्थता से कहा। पापा की अंतिम इच्छा पूरी करना दीदी की इच्छाओं में से एक है, श्रुति बोली। रहा भलाई का सवाल तो आप लोग केवल उपयुक्त घर वर सुझाइए, उसके अपने अनुरूप या अनुकूल होने का फैसला दीदी को अपने आप करने दीजिए। और अगर हमने ऐसा नहीं किया ना माँ, तो यह दीदी की परम हितैषणी स्वयं दीदी के लिए घर और वर ढूंढने निकल पड़ेगी। अजय व्यंग्य से हंसा। बिल्कुल सही समझा आपने भैया। इससे पहले कि मैं और अरुण अमेरिका चले जाएं, मैं चाहूंगी कि दीदी का भी अपना घर संसार बस जाए और वो भी सुख से अपना आगे का जीवन बिता सके। आज मैं जो हूँ दीदी की मेहनत और त्याग के कारण ही हूँ। सच कहिए, अगर दीदी ना होती तो आप लोग मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्च उठा सकते थे? श्रुति ने तल्ख स्वर में पूछा। आपके लिए तो पापा की मृत्यु मेहनत से बचने का बहाना बन गए भैया। बगैर ये परवाह किए कि पापा का सपना आपको IAS अधिकारी बनाना था, आपने उनकी जगह अनुकंपा पे मिल रही बैंक की नौकरी ले ली, क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते थे। माँ भी आपसे मेहनत करवाना नहीं चाहती, क्योंकि आप उनके लाडले और इकलौते पुत्र जो ठहरे। और फिर पापा के समय की आन बान बनाए रखने को IAS अफसर दीदी तो थी ही।
नहीं तो आप के बजाय यह नौकरी माँ भी कर सकती थी। आप पढ़ाई और दीदी शादी, एक गड़े मुर्दे उखाड़ कर तू क्या कहना चाहती है? माँ ने झल्लाए स्वर में पूछा। यही कि पुत्र मोह में दीदी के साथ अब और अन्याय मत कीजिए माँ। भैया की गृहस्थी चलाने के बजाय उन्हें अपना घर संसार बसाने दीजिए। फिलहाल उस डॉक्टर का विवरण मुझे दे दीजिए, बाकी मैं उसके बारे में पता लगाती हूँ। श्रुति ने उठते हुए कहा। वो हम लगा लेंगे, मगर आप चली कहाँ? अभी बैठो ना, राशि ने आग्रह किया। अस्पताल जाने का समय हो गया है भाभी, कहकर श्रुति चल पड़ी। माँ और अजय ने रोका भी नहीं, जबकि माँ को मालूम था कि आज उसकी अस्पताल से छुट्टी है। श्रुति सीधे नैना के ऑफिस गई। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है दीदी, अगर आप अभी व्यस्त हैं तो मैं इंतजार कर लेती हूँ। उसने बगैर किसी भूमिका के अपनी बात अपनी बहन को कही। अभी मैं एक मीटिंग में जा रही हूँ, घंटे भर तक तो वो चलेगी ही। तू ऐसा कर, घर चली जा, मैं मीटिंग खत्म होते ही आ जाऊंगी। घर से तो आ रही हूँ, आप ऐसा करिए मेरे घर आ जाइए। अरुण की रात 10 बजे तक ड्यूटी है, वो जब तक आएंगे हमारी बात खत्म हो जाएगी। ऐसी क्या बात है श्रुति जो माँ और अरुण के सामने नहीं हो सकती? बहनों की बात बहनों में ही रहने दो ना दीदी, क्यों सारे परिवार को हमारे बीच जगह देना? अच्छी बात है, नैना मुस्कुराई। मीटिंग खत्म होते ही मैं तेरे घर पहुंचती हूँ। उसे लगा कि श्रुति अमेरिका जाने से पहले कुछ खास खरीदने के लिए उसकी सिफारिश चाहती होगी। मीटिंग खत्म होते ही वो श्रुति के घर आ गई। अब बता क्या बात है? नैना ने चाय पीने के बाद पूछा। मैं चाहती हूँ दीदी कि मेरे और अरुण के अमेरिका जाने से पहले आप पापा को दिया हुआ अपना वचन की जिम्मेदारियां पूरे होते ही आप शादी कर लेंगी, पूरा कर लें। श्रुति ने बगैर किसी भूमिका के कहा। वैसे आपकी जिम्मेदारी तो मेरे डॉक्टर बनते ही पूरी हो गई थी, फिर भी आप मेरी शादी करवाना चाहती थी, सो मैंने वो भी कर ली। लेकिन मेरी जिम्मेदारियां अभी खत्म नहीं हुई है श्रुति। नैना ने उसकी बात काटी। अजय अपना परिवार ही नहीं संभाल पाता है तो माँ को कैसे संभालेगा? यानी ना कभी जिम्मेदारियां पूरी होंगी और ना पापा की अंतिम इच्छा पूरी करेंगी। जीने वालों के लिए ही नहीं, दिवंगत आत्मा के प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य है दीदी। उसकी बात सुनकर नैना ने एक गहरी सांस ली। कहती तो ठीक है, मैंने यह वचन पापा को ही नहीं अमर को भी दिया था श्रुति, और जो उसने मेरे लिए किया है उसके बाद उसे दिया हुआ वचन पूरा करना भी मेरा फर्ज बनता है। लेकिन महज वचन के कारण जिम्मेदारियों से मुंह तो नहीं मोड़ सकती। माँ के लिए पापा की पेंशन काफी है दीदी, और जरूरत पड़ने पर पैसे से मैं और आप दोनों ही उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें अपने पास रख सकते हैं। अजय का परिवार उसकी निजी समस्या है, मेहनत करे तो दोनों मियाँ बीवी अच्छा खासा कमा सकते हैं। उनके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, श्रुति ने आवेश से कहा और फिर हिचकते हुए पूछा। माफ करना दीदी, अगर मुझे याद नहीं आ रहा है कि अमर ने आपके लिए क्या किया। मुझे रुसवाई से बचाने के लिए अमर ने मेहनत से मिली IAS की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि हमारे सभी साथियों को हमारी प्रेम कहानी और होने वाली सगाई के बारे में मालूम था। एक ही विभाग में होने के कारण गाहे बगाहे मुलाकात होती और अफवाहें भी उड़ती। सो मुझे इस सब से बचाने के लिए अमर नौकरी छोड़कर जाने कहाँ चला गया? आपने उसे तलाशने की कोशिश नहीं की? यानी उसके किए कराए त्याग पर पानी फेरने के लिए मैं उसे तलाशती? ये बात भी ठीक है। देखिए दीदी, जब आप वचनबद्ध हुई थी तब आपकी जिम्मेदारी केवल भैया और मेरी पढ़ाई पूरी करवाने तक सीमित थी, लेकिन आपने हमारी शादियां भी करवा दी। अब उसके बाद की जिम्मेदारियां आपके वचन की परिधि से बाहर है, और अब आपका फर्ज केवल अपना वचन निभाना है। बहुत जी ली दूसरों के लिए और यादों के सहारे, अब अपने लिए जीकर देखिए दीदी। कुछ ऐसा ही अमर ने भी कहा था। जिस तरह अपने परिवार के प्रति तुम्हारा फर्ज तुम्हें शादी करने से रोक रहा है, उसी तरह अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध कुछ साल तक तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी होने के इंतजार में शादी न करने के फैसले पर मैं चाह कर भी अडिग नहीं रह पा रहा। कैसे जी पाऊंगा किसी और के साथ नहीं जानता, लेकिन फिलहाल दफ्तर और घर के दायित्व निभाने में मेरा और तुम्हारा समय कट ही जाएगा। लेकिन जब तुम दायित्व मुक्त हो जाओगी तब क्या करोगी नैना? मैं ये सोच सोच कर बेचैन हो जाया करूंगा कि तुम अकेली क्या कर रही होगी। फुर्सत से तुम्हारी यादों के सहारे जी रही होंगी, और क्या जीने के लिए यादों के सहारे के अलावा किसी अपने के सहारे की भी जरूरत होती है। मैं तो खैर सहारे के लिए नहीं, माँ बाप की जिद से मजबूर होकर शादी कर रहा हूँ। लेकिन तुम जीवन की शांत वेला में अकेली मत रहना और एक उपयुक्त इंसान के साथ शादी कर लेना, ताकि मुझे भी सुकून रहे कि तुम भी अपने जीवन में खुश हो।
तो फिर आज से ही इंटरनेट पर अपने मनपसंद जीवन साथी की तलाश शुरू कर दीजिए। माँ तो पुत्र मोह में आपकी शादी करवाएंगे नहीं। यही सब सोचकर तो मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तेरा यह कहना भी ठीक है कि पैसे से तो उन लोगों की मदद हमेशा से की जा सकती है। मैं आपको इंटरनेट पर उपलब्ध, थोड़ा सब्र कर श्रुति, नैना ने बात काटी। उससे पहले मुझे स्वयं को किसी नितांत अजनबी के साथ जीने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा, और मुझे यह भी मालूम नहीं कि मेरी उससे क्या अपेक्षाएं होंगी या व्यक्तिगत जीवन में मेरी अपनी मान्यताएं क्या है। इन सब के लिए चिंतन की आवश्यकता है, और उसके लिए एकांत की, जो आपको दफ्तर और घर की जिम्मेदारियों के चलते तो मिलने से रहा। आप लंबी छुट्टी लेकर या तो सुदूर पहाड़ियों में या समुद्र तट पर एकांतवास कीजिए। सुझाव तो अच्छा है, सोचूंगी, मगर आज ही रात को ही, श्रुति ने जिद की। नैना ने सोचा, जरूर, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी के बारे में। पापा बैंक अधिकारी थे, लेकिन चाहते थे कि उनके बच्चे उनसे बढ़कर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बने। नैना का तो प्रथम प्रयास में ही चयन हो गया था। श्रुति ने हाई स्कूल में ही बता दिया कि उसकी रुचि जीव विज्ञान में है और वह डॉक्टर बनेगी। पापा ने सहज से अनुमति दे दी थी। माँ के लाडले अजय का दिल पढ़ाई में नहीं लगता था, फिर भी पापा के डर से पढ़ रहा था। लेकिन पापा के जाते ही उसने पढ़ाई छोड़कर अनुकंपा में मिली बैंक की नौकरी कर ली। माँ ने भी उसका यह कहकर साथ दिया कि वो तेरा हाथ बटाना चाह रहा है नैना। बैंक की प्रतियोगी परीक्षाएं देकर तरक्की भी करता रहेगा। लेकिन हाथ बटाने के बजाय अजय ने अपना भार भी उस पर डाल दिया था। जहां उसकी नियुक्ति होती थी, वहीं अजय भी अपना तबादला करा लेता था, आईएएस अफसर बहन का रोब डालकर। तरक्की पाने की ना तो लालसा थी और ना ही जरूरत, क्योंकि नैना को मिलने वाली सब सुविधाओं का उपभोग तो वही करता था। अजय और उसके परिवार की जरूरतों के लिए माँ नैना को उसी स्वर में याद दिलाया करती थी, जिसमें वो कभी पापा से घर के बच्चों की जरूरतें पूरे करने को कहती थी। यानी माँ के ख्याल में अजय का परिवार भी नैना का उत्तरदायित्व था। नैना को इससे कुछ ऐतराज भी नहीं था। उसकी अपनी इच्छाएं तो अमर से बिछुड़ने के साथ ही खत्म हो गई थी। उसे अजय या उसके परिवार में कोई शिकायतें भी नहीं थी। बस बीच बीच में पापा के अंतिम शब्द, जब ये दोनों अपने घर परिवार में व्यवस्थित हो जाएंगे तो तू अकेली क्या करेगी बेटी। जिन सपनों को तूने आज आहुति दी है, उन्हें पुनर्जीवित करके फिर जिएगी तो मेरी भटकती आत्मा को शांति मिल जाएगी। जिस तरह तू मेरी जिम्मेदारियां निभाने को कटिबद्ध है, उसी तरह मेरी अंतिम इच्छा पूरी करने को भी रहना। याद आकर कचोट जाते थे। अजय के परिवार और माँ के होते हुए अकेलेपन का तो सवाल ही नहीं था, लेकिन घर में अपनेपन की ऊष्मा श्रुति के जाते ही खत्म हो गई थी और रह गया था फरमाइशों और शिकायतों का अंतहीन सिलसिला। शिकायत करते हुए अजय और माँ को अपनी फरमाइश की तारीख तो याद रहती थी, लेकिन यह पूछना नहीं कि नैना किस वजह से वो काम नहीं कर सकी। वैसे भी लगातार काम करते करते वो काफी थक चुकी थी और छुट्टियां भी जमा थी, सो उसने सोचा कि कुछ दिन को कहीं घूम ही आए। उसकी सचिव रोमिला मेनन जब तक केरल की तारीफ करती रहती थी। तनमन को शांति और स्फूर्ति से भरना हो तो कभी भी केरल जाने पर ऐसा लगेगा कि आपका पुनर्जन्म हो गया है। अगले रोज उसने रोमिला से पूछा कि वह काम की थकान उतारने के लिए कुछ दिन शोर शराबे से दूर प्रकृति के किसी सुरम्य स्थान पर रहना चाहती है, सो वह कहाँ जाए। वैसे तो केरल में ऐसी जगहों की भरमार है, रोमिला ने उत्साह से बताया, लेकिन आपको त्रिचूर का अथरियापल्ली वाटरफॉल बहुत पसंद आएगा। वहाँ वन विभाग की ओर से सभी सुख सुविधाओं से युक्त गेस्ट हाउस भी हैं। लंच ब्रेक में श्रुति का फोन आया। हाँ भाई, छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया है केरल जाने को। नैना ने उसे सब बताया। लेकिन घर वालों के लिए आप छुट्टी पर नहीं, टूर पर जा रही हैं दीदी, वरना सभी आपके साथ केरल घूमने चल पड़ेंगे, श्रुति ने आगाह किया। श्रुति का कहना भी ठीक था। सब तैयारी हो जाने से एक रोज पहले उसने सबको बताया कि वो केरला जा रही है। केरला घूमने तो हम भी चलेंगे, राशि ने एकदम से चहकते हुए कहा। मैं केरल प्लेन से जा रही हूँ, सरकारी गाड़ी से नहीं, जिसमें बैठकर तुम सब मेरे साथ टूर पर चल पड़ते हो। हम क्या प्लेन में नहीं बैठ सकते? अजय ने पूछा। जरूर बैठ सकते हो, मगर टिकट लेकर। और फिलहाल मेरा तो कल सुबह 9 बजे का टिकट कट चुका है, कहकर नैना अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह सबके सामने ड्राइवर को कुछ फाइलें पकड़ाते हुए उसने कहा, मुझे एयरपोर्ट छोड़कर शर्मा जी के घर चले जाना। ये 2 फाइलें उन्हें दे देना और ये 2 ऑफिस में रोमिला मेनन को।
प्लेन में अपनी बराबर की सीट पर बैठी युवती से यह सुनकर कि वो एक प्रकाशन संस्थान में काम करती है और एक लेखक के पास एक किताब की प्रस्तावना पर विचार विमर्श करने जा रही है। नैना ने आश्चर्य से पूछा, अपने यहाँ लेखकों को कब से इतना सम्मान मिलने लगा? मैडम, आप शायद नहीं जानती, युवती खिसियाकर बोली। बेस्ट सेलर के लेखक के लिए कुछ भी करना पड़ता है। ये महानुभाव केरल से बाहर आने को तैयार नहीं होते, सो बात करने के लिए हमें ही यहाँ आना पड़ता है। इससे पहले कि नैना पूछती कि वे महानुभाव कौन है, युवती ने उसका परिचय पूछ लिया और यह जानने पर कि ओह IAS अधिकारी है और एकांतवास करने के लिए केरल जा रही हैं, बड़ी प्रभावित हुई और उसके बारे में अधिक से अधिक पूछने लगी। नैना ने उसे अपना कार्ड दिया। रोमिला का कहना ठीक था, वो वाटरफॉल वैसी ही जगह थी जैसी वो चाहती थी। गेस्ट हाउस में भी हर तरह का आराम और सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। बगैर अपने बारे में सोचे वो अभी प्रकृति की छटा और निरंतर बदलते रंग निहारने का आनंद ले रही थी कि अगली सुबह ही अमर को वहां देखकर वो हैरान रह गई। तुम यहाँ? वो इतना ही कह सकी। हाँ, मैं। अमर हंसा। वैसे तो कहीं आता जाता नहीं, लेकिन यह जानकर कि तुम यहाँ हो, तुमसे मिलने का लोभ छोड़ नहीं सका। लेकिन तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? पल्लवी यानी उस युवती ने जो कल तुम्हारे साथ प्लेन में थी। अमर ने सामने पत्थर पर बैठते हुए कहा, असल में मैं उसके प्रकाशन संस्थान के लिए IAS प्रतियोगिता के लिए उपयोगी किताबें लिखता हूँ। पल्लवी चाहती है कि प्रतियोगिता में सफल होने के बाद सफलता बनाए रखने के लिए क्या करे। इस विषय पर मैं कुछ लिखी तो मैंने कहा कि मुझे नौकरी छोड़े कई साल हो चुके हैं और आज के प्रकाशन के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, तो उसने तुम्हारे बारे में बताया और कहा कि आपसे मिलकर आजकल के हालात के बारे में जानकारी ले लूं। पल्लवी को तो तुम्हारे एकांतवास में खलल ना डालने को मना कर दिया, लेकिन खुद को आने से ना रोक सका। नैना उसे एकटक देखती रही। ऐसे हरियाणी से क्या देख रही हो? मैं अमर ही हूँ नैना, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन तुम और लेखन यकीन नहीं होता है अमर। यकीन न होने लायक ही तो अब तक मेरी जिंदगी में होता रहा है नैना। अमर एक गहरी सांस लेकर बोला, पुराने परिवेश से कटने के लिए मैंने तिरुवनंतपुरम यूनिवर्सिटी से प्रवक्ता की नौकरी कर ली थी और वक्त काटने के लिए IAS प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाया करता था। उन सब के सफल होने पर इतने विद्यार्थी आने लगे कि मुझे नौकरी छोड़कर कोचिंग क्लास खोलनी पड़ी। मेरे एक शिष्य ने मेरे दिए क्लास नोट्स का संकलन कर प्रकाशन करवा दिया। वो बहुत ही लोकप्रिय हुआ और प्रकाशक इस विषय की और किताबों के लिए मेरे पीछे पड़ गए और इस तरह मैं सफल लेखक बन गया। अब तो पढ़ाना भी छोड़ दिया है, बस लिखता हूँ। लिखने भर से घर का खर्च चल जाता है बड़े आराम से। अकेले आदमी का ज्यादा खर्च भी नहीं होता। यानी तुमने माता पिता की खुशी की खातिर शादी भी नहीं की? शादी करने से मना भी नहीं किया? अमर हंसा। जो लोग मुझे अपना दामाद बनाने के लिए हाथ बांधे पापा के आगे पीछे घूमते थे, वे तो मेरी नौकरी छोड़ते ही बरसात की धूप की तरह गायब हो गए। जो लोग प्रवक्ता को लड़की देने के लिए तैयार थे, वे माँ पापा की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। उनकी तलाश अभी भी जारी है, लेकिन सुदूर केरल में बसे लेखक को कौन दिल्ली वाला लड़की देगा? और तुम बताओ, ये एकांतवास किस लिए? संन्यास उन्यास लेने का इरादा है? नैना हंस पड़ी। असलियत तो इसके विपरीत है अमर। और उसने श्रुति के सुझाव के बारे में विस्तार से बताया। दूसरे शब्दों में कहें तो माँ पापा की तलाश खत्म हो गई। अमर हंसा। वैसे तो मैं यहाँ से वापस जाने वाला नहीं था, लेकिन तुम्हारे साथ कहीं भी चल सकता हूँ। मैं भी यहाँ आ सकती हूँ अमर, लेकिन क्या गुजरे कल को आज बनाना संभव होगा? अगर तुम मुझे जिलाना और खुद जिंदा होना चाहो तो। तभी नैना के मोबाइल की घंटी बजी। अजय का फोन था। दीदी, गुरमेल सिंह जब परसों दोपहर तक गाड़ी लेकर नहीं आया तो मैं उसके मोबाइल पर उसे आने के लिए फोन किया, लेकिन उसने कहा कि वो शर्मा जी की ड्यूटी में है और उनके कहने पर ही हमारे यहाँ आ सकता है। सो मैं उनसे बात करनी चाहिए। परसों तो शर्मा जी से बात नहीं हो सकी, वे मीटिंग में थे। कल बड़ी मुश्किल से शाम को मिले तो बोले कि वे इस विषय में कुछ नहीं कह सकते। बेहतर है कि मैं रोमिला से बात करूं। रोमिला कहती है कि छुट्टी पर गए किसी भी अधिकारी की गाड़ी उसके कार्यभार संभालने वाले अधिकारी को दी जाती है और परिवार के लिए गाड़ी भेजने का नियम तो नहीं है, लेकिन नैना मैडम कहेंगी तो भिजवा देंगे। आप तुरंत रोमिला को फोन कीजिए गाड़ी भिजवाने को। जब परिवार के लिए गाड़ी भेजने का नियम नहीं है तो मैं उसका उल्लंघन करने को कैसे कह सकती हूँ? नैना ने रुखाई से कहा, चाहे गाड़ी के बगैर परिवार को
कितनी भी परेशानी हो रही हो, इतनी ही परेशानी है तो खुद ही गाड़ी का इंतजाम कर लेना मेरा भाई मेरे। ये आपको क्या हो गया है दीदी, आप माँ से बात कीजिए। माँ एकदम बरस पड़ी, ये क्या लापरवाही है नैना, हमारे लिए बगैर गाड़ी ड्राइवर का इंतजाम किए टूर का बहाना बनाकर तुम छुट्टी मनाने निकल गई हो, शर्म नहीं आती। नैना ये सुनकर तड़प उठी। मैंने कब कहा था कि माँ की मैं टूर पर जा रही हूँ और काम की थकान उतारने को छुट्टी मनाने में शर्म कैसी। अगर गाड़ी के बगैर आपको दिक्कत हो रही है तो अजय से कहिए इंतजाम करे, परिवार के प्रति उसका भी तो कुछ दायित्व तो है। यह तुझे क्या हो गया नैना, अजय कह रहा है तू एकदम बदल गई है। अजय ठीक कह रहा है माँ, नैना ने बात काटी। मेरा पुनर्जन्म हो रहा है, उसमें आपको कुछ तकलीफ तो झेलनी ही पड़ेगी। और वह अमर की फैली बाहों में सिमट गई, नए यादगार क्षण सजोने की कोशिश करने के लिए। कुछ दिनों के बाद ही माँ और अजय की इच्छा न होने के कारण नैना और अमर ने कोर्ट में जाकर शादी करने का फैसला किया। आज उन दोनों की शादी थी, जिसमें नैना की ओर से गवाह के रूप में अरुण और श्रुति थे, वहीं अमर की ओर से उसके माता पिता। शादी के बाद अमर और उसके माता पिता नैना को लेकर अपने घर के लिए निकल गए। ससुराल में पहुंचकर नैना का स्वागत बड़े ही धूमधाम से हुआ। नैना अपने कमरे में बैठी अमर का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर बाद अमर ने जैसे ही कमरे में कदम रखे तो नैना खुद में ही सिमट कर रह गई। उसकी सांसें तेज हो गई थी। अमर भी उसकी बेचैनी समझ रहा था, क्योंकि थोड़ी घबराहट तो उसे भी हो रही थी। वो वही बेड पर कुछ देर तक शांत बैठा रहा, फिर नैना की ओर देखते हुए बोला, क्या मैं तुम्हारी गोद में सिर रख सकता हूँ। नैना ने भी उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। अमर उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। अब तक नैना भी सहज हो चुकी थी। वो धीरे धीरे उसके सिर को सहलाने लगी। अमर ने उसका हाथ पकड़कर चूम लिया और बोला, तो कैसा लग रहा है शादी के बाद। नैना मुस्कुराते हुए बोली, ये भी कोई बताने की बात है, इस खुशी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आज फिर से तुम्हारे मेरे जीवन में आने से मुझमें जो खालीपन था वो भर चुका है। यदि श्रुति मेरे लिए एक कदम नहीं उठाती तो मेरा पुनर्जन्म ही नहीं होता। ना मैं कभी खुद के बारे में सोचती और न तुम फिर से मेरे जीवन में आते। आज से और अभी से मेरे पुनर्जन्म पर केवल तुम्हारा अधिकार है। और उसने शर्माकर खुद को अमर की बाहों में छुपा लिया। दो दिल आज एक हो रहे थे। दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों के में समाने लगी थी। कमरे की मध्यम रोशनी आज जैसे एक अलग ही खुशबू बिखेर रही थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।